हम सिंध में हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि सिंध में जो शऊर की सतह है वो क्या है और इसके रुझानात क्या हैं और इसमें से पॉलिटिकल ट्रेंड किस तरह के निकल रहे हैं, नौजवान नस्ल उससे कैसे मुतासिर हो रही है और जो पाकिस्तान के अंदर सब कुछ हो रहा है एक पावर स्ट्रगल, उसमें ये कहाँ पे जाके रिलेट करें। ज़ाहिर है कि इस वक्त पाकिस्तान में एक बहुत ही ख़ास हवाला ये है कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में, सिंध में, इवन के खैबर पख्तूनख्वा में भी ख़वातीन का रोल जो है एक्टिविज़म में, पॉलिटिक्स में बहुत ही प्रोमिनेंट होके आ रहा है। और ये वो ख़वातीन हैं जिनका एक फ़िक्री और सियासी पस मंज़र भी है। सिंध में आएँ और इस मौजू पे हम बात करें, मुमकिन नहीं है कि हम अमर संधू से बात ना करें। लिखारी है, उस्ताद हैं, एक्टिविस्ट हैं, पहचान के बेशुमार हवाले हैं। तो हम उनसे पूछेंगे कि सिंध का कल्चरल एथॉस है क्या, वहाँ से बात शुरू करते हैं। देखिए, सिंध में अगर बात करें तो मेरा ख़्याल ये है कि सिंध में सिंध के सियासी फ़िक्र में, सिंध के एक्टिविज़म में और सिंध में जो भी तहरीक चल रही है उसमें उसका जो कल्चरल जो आप अंसर देखते हैं वो ज़्यादा डोमिनेट करता है। और उस कल्चरल जो अंसर के अंदर सिर्फ़ एक वो चीज़ शामिल नहीं है, उसमें आप ये कह सकते हैं कि उसमें तारीख़ का एक एसेंस शामिल है, एक तारीख़ी शऊर का वो नतीजा है, वो जुड़ा हुआ है, धरती के साथ जुड़ा हुआ है, तारीख़ के साथ जुड़ा हुआ है, रिवायतों के साथ जुड़ा हुआ है, माजी की जो तहरीकें रही हूँ उनके साथ जुड़ा हुआ है। और उस कल्चरल जो एसेंस है उसको लेकर आने वाला ख़ास तौर पर जो है सिंध के अंदर जो है एक हम कहते हैं कि प्रोग्रेसिव लिटरेचर जो है उसका बहुत बड़ा जो है वो जो है कंट्रीब्यूशन रहा है, राइटर्स का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है कि उस राइटर ने उस कल्चरल एसेंस से कि जिसमें उसकी हिस्ट्री है, जिसमें उसकी मज़ाहिमतें हैं, जिसमें उसकी शिकस्तें हैं, जिसमें उसकी फतूहात हैं, जो उसका कलेक्टिव जो है उसकी मेमोरी है, हिस्ट्री की कलेक्टिव मेमोरी, उसको आगे लेकर चलता है अपने ये लिटरेचर के थ्रू, उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है। अपनी जो भी एक्टिविटी आती है उसमें पॉलिटिकल एक्टिविटी है, उसकी रेजिस्टेंस है, उसका लिटरेचर है, उसका कल्चर है, उसमें वो उसको शामिल करते हैं। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि जो यंग जनरेशन जैसे आती है वो आपको एलियन महसूस नहीं होती, ना इस तरह से महसूस होता है कि जो उसको जोड़ा जाए तारीख़ के किसी किरदार के साथ। मिसाल के तौर पर अगर ख़वातीन का किरदार है तो आप उसको बेनज़ीर जब यहाँ पर आई थी, वो ऑक्सफर्ड की ख़ातून थी, वहाँ से पढ़ के आई थी, क्या उसकी थी, उसको सिंधियों ने उसको नाम दिया मारवी मलीर जी। उसको आपने इसका मलेर की मारवी बना दिया, आपने उसको कोई शहजादी वगैरह नहीं बनाया, मलेर की मारवी बना दिया। इसी तरह से आपने जो अपने हीरोज़ पैदा किए आपने उसको दो बना दिया, किसी को क्या बना दिया। तो इस तरह से उसको जोड़े रखा है अपने कल्चरल और अपने जो है हिस्टोरिकल अपने उसके धरती के जड़ों के साथ। तो लिहाजा ये जो कनेक्शन है जो आगे चलकर आपको चूँकि वो धरती के साथ जुड़ता है, कल्चर के साथ जुड़ता है और उसके जब एथोस को, कलेक्टिव एथोस को जब लेकर आता है, जब ट्रांसफॉर्म करता है अपनी किसी उसमें, तो उसकी अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। जैसे मैं अक्सर तौर पर कहती हूँ अपने जो हमारे कलीग्स, जो हमारे यंग जो एक्टिविस्ट हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, तो उनसे कहती हूँ कि कम से कम एक चीज़ सीख लेनी चाहिए कि तारीख़ अपने तौर पर ख़ुद एक स्ट्रेंथ और ताकत और क़ुव्वत है। जो तारीख़ के साथ जुड़ता है वो उसी क़ुव्वत के साथ। लेकिन एक आर्गूमेंट ये भी है कि जो तारीख़ के साथ जुड़े रहें तो आप तारीख़ को रिकन्स्ट्रक्ट करते रहते हैं, उसी में बनाते रहते हैं, उसी में लिव करते रहते हैं, उसी को कंस्ट्रक्ट डीकंस्ट्रक्ट करते रहते हैं, फ्यूचर की तरफ देखते नहीं।
तो इसके बारे में आप? नहीं, हाँ, वो तो मेरा ख्याल है कि मतलब तारीख़ का इर्तिका भी इसी तरह से पॉसिबल है कि उसको देखना, फिर उसका तज्ज़िया करना, फिर उसको दोबारा से उसका नैरेटिव बनाना। तो सिंध के अंदर जो पॉलिटिकल जो ये इस किस्म की जो मूवमेंट्स रही हैं, जो राइट मूवमेंट्स रही हैं, जो रेजिस्टेंस की मूवमेंट्स रही हैं, जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स रही हैं, इवन कल्चरल मूवमेंट्स रही हैं, तो उसमें हमेशा आपने ये देखा है कि वो हिस्ट्री से जुड़ते हैं, फिर उसको करते हैं। मिसाल के तौर पर आप देख लें कि पॉलिटिकल जो अगर हमारा एक्टिविज़म है, पॉलिटिकल एक्टिविज़म में आप बात नहीं कर सकते जब तक आप शाह लतीफ़ को ना लेकर आएँ। आप बात नहीं कर सकते जब आप शेख अयाज़ को ना लेकर आएँ। वो आपके पास मज़ाहमत का इस्तारा है, वो आपके पास रोमांस का इस्तारा है, वो आपके पास धरती का इस्तारा है, उसके अपने कैरेक्टर्स हैं, उसको जोड़ता है अपने उसके साथ। अब ये जो हमारे पास जो मतलब जो नई नई जब चीज़ें आ रही होती है, तो ये हमारा जो राइटर है, हमारा जो इंटेलेक्चुअल है, हमारा जो एक्टिविस्ट है, वो एट द सेम टाइम वो ये सारी चीज़ें करता रहता है। और जो नैरेटिव बनाता है, अभी भी जो मूवमेंट्स चल रही है, उसका नैरेटिव बनाना, उसको लीड करना और उसको कॉन्शियसली कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, वो काम मेरा ख्याल है कि वो जो करता आ रहा है। उस वजह से अभी तक जो हम कह सकते हैं कि अभी तक उसको, हालांकि बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं, अभी तक जो चीज़ें हो रही हैं उसको आप हमारा जो कंटेम्प्ररी सोसाइटी है, जो हमअसर समाज है, उसके अंदर आप उसको अगर प्रोग्रेसिव एलिमेंट अगर आपको सिंध की रेजिस्टेंस के अंदर, सियासत के अंदर, कल्चर के अंदर मिलता है, तो वो यही मिलता है कि वो जुड़ा हुआ है और उसको लीड कर रहा है। तारीख भी है, जुड़ा हुआ है। और आपने जब हम बात कर रहे थे इस पॉडकास्ट के शुरू होने से पहले, आप ज़ुबान का भी हवाला दे रहे थे। हाँ, वो क्या है? हाँ, वो ये है कि जो हमारा हमअसर समाज है, पाकिस्तानी समाज की मैं बात कर रही हूँ, उसमें बलोच, पंजाब और कैपी या आगे चलकर जो हमारे एथनिक जो हमारे यूनिट्स हैं, उसमें सिंध को ये एडवांटेज हासिल है कि सिंध अभी तक अपनी ज़बान के साथ उसका जो मीडियम ऑफ एजुकेशन है, चूँकि सिंधी है, सिंधी पढ़ता है और सिंधी में बात करता है, और अभी तक उनके घरों की जो ज़बान है, उसकी आम बोलचाल की ज़बान है, वो क्लास के साथ तब्दील नहीं हुई है। एक जो अपर क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, या एक इंटेलेक्चुअल क्लास है, कोई सी भी क्लास है, वो ज़बान के साथ जुड़ा हुआ है। और चूँकि ज़बान के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो जो लोअर स्टाटा है, जो निचली सतह का जो बंदा मतलब जो है हमारी, उस अवाम के साथ भी वो उसी ज़बान में जब मुखातिब होता है तो उसको एलियन नहीं लगता। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दूँ जो आम हो सकता है कि लोग ना समझ सकें। सिंध का जो हारी है, किसान है, जब वो वडेरे से बात करता है तो वो उससे तू करके बात भी कर सकता है, ठीक है। वो बात करता है, अपनी ज़बान में बात करता है, उससे बात करने में वो जालिम है, उस पर जुल्म करता है, इस्तेसाल किया हुआ है, लेकिन उससे बात कर सकता है। वही आप उस किसान को आप लेकर जाओ, डीसी की ऑफ़िस में लेके जाओ, आप एसपी की ऑफ़िस में लेके जाओ, एसपी से भी बात कर लेगा, क्योंकि अगर वो पुलिस वाला भी उस ज़बान में, डीसी की ऑफ़िस में बात करने के लिए लेके जाओ तो वो नर्वस हो जाता है। वो उस तरह से बात, कि उसको उसी वक्त क्लास का एहसास हो जाता है। लेकिन चूँकि ज़बान उसके साथ उसको जोड़ती है, ज़बान के वसीले जो है इंटेलेक्चुअल उनके साथ जुड़ता है, और वो जो सेंस ऑफ एलिनेशन होता है बाकी जगहों पर आपको महसूस होता है, वो सिंध के अंदर आपको महसूस नहीं होगा। दूसरा, ये जो कल्चरल वो है, वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो अपनी आपकी ज़बान में हो रहा है, ठीक है, तो वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। कल्चर हो गया और ज़ुबान हो गई। एक तीसरा फैक्टर भी है, क्या सिंध का नेशनलिज्म पानी से भी जुड़ा हुआ है? पानी से भी जुड़ा हुआ है, सिंधु रिवर के साथ भी जुड़ा हुआ है। ऐसे लगता है कि सिंधी लिटरेचर, कल्चर सारा वो सिंधु रिवर के साथ साथ जुड़ा हुआ है, और पानी के साथ एक ख़ास निस्बत है, और वहाँ से एक नेशनलिज्म, जब पानी का कोई इशू आता है तो एकदम से एक रेजिस्टेंस आती है, नेशनलिस्ट क़ुव्वतें खड़ी हो जाती हैं। पानी का और रेजिस्टेंस का सिंध में क्या ताल्लुक़ है? देखिए, मैं इसको ये भी बता सकती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूँ कि ये बनता किस तरह है। बनता ये है कि देखिए, मैंने जैसे कहा कि हिस्ट्री हमारे लिए वो बड़ी है। अंग्रेज़ों के दौर में दो चीज़ें बड़ी अच्छी हुई। एक तो ये हुआ कि शाह लतीफ़ का जो है, जो सिंधी ज़बान लिखी गई और उसकी कंपाइलेशन हुई, और वहाँ से उन्होंने जो ये सेंस लिया जाता है, एक ये। दूसरी चीज़ थी मोहनजोदड़ो की, कि आप हिस्टोरिकली इतने पुराने हैं, अब जो वो आपको स्ट्रेंथ मिल गई।
तीसरी आपको जो स्ट्रेंथ आपने जो कहा पानी के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये सिंधु दरिया, और हिस्टोरिकली अगर देखें तो सिंधु ये पूरी सिविलाइजेशन है। सिंधु एक दरिया नहीं है, सिंधु एक सिविलाइजेशन है। सिंधु सिर्फ सिंध की सिविलाइजेशन नहीं, हिंदुस्तान सिंध से निकला, जो है हिंदू सिंधु से निकला। तो ये एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी के आपको इस पूरे खित्ते के साथ जोड़ती है, सिर्फ इसके साथ नहीं जोड़ती, सिर्फ दरिया के साथ नहीं, पूरे खित्ते के साथ ये सिंधु का एहसास जोड़ता है। फिर दूसरा जो उसका फैक्टर है कि ये पानी ये जो आ रहा, उनको ये पता है कि मेरी सिविलाइजेशन, मेरी हिस्ट्री, सब कुछ इसी उस पे सिंधु, जिसको अलमाइटी जो है वो कहा गया, रिवर कहा गया। फिर जो यहाँ की जो कदीमी जो पढ़ते हैं कि ऋग्वेद में जब जिक्र आता है, ऋग्वेद के लिए कहा जाता है कि ये अवाइली मज़हबी जो है किताबें हैं जो हिंदी फ़लसफ़े में हम पढ़ाते हैं, या वैसे हिंदी उसमें कदीम से कदीम ऋग्वेद है, जिसके लिए कहा जाता है कि आसमानों से वो उतरा और ऋषियों ने लिखा। उसके लिए कहा जाता है कि सिंधु के किनारे पे लिखा गया, ना सिर्फ लिखा गया, उसमें जो सिंधु का जिक्र मिलता है कि ये कैसे जो है चिंगाड़ता हुआ दरिया है, कैसे ये आपको आबाद कर रहा है, कि बिल्कुल ये वो गाय है, मैं अभी कल पढ़ा रही थी ऋग्वेद में, ये वो गाय है जो दूध देते वक्त लात नहीं मारती, ये वो आप पे मेहरबान है, और जब चिंगाड़ता हुआ आता है तो किस तरह आपको आपके लिए ज़िंदगी लेकर आता है। तो ये भी एहसास सिर्फ ये अभी का नहीं है, ये एक हिस्टोरिकल, एक कॉन्शियसनेस, एक वो जुड़ा हुआ है, एक आपकी आइडेंटिटी, वो एक कदीमी सिंधी या एक कदीमी एक इस तहजीब का जो है बाशिंदा होने की हैसियत में उस कदीम से, और वो ताकत जो मिलती है उसे। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ये हो सकता है सब जो है दरिया जो पुराने जिस पे तहजीब आबाद है, सब दरिया इतने मुकद्दस होंगे, लेकिन सिंधियों के लिए सिंधु धरती कुछ और तरह से अहमियत है। अब आप उसको मॉडर्न पर्सपेक्टिव में, जैसे बहुत सारे लोग उसको बयान भी कर रहे हैं कि इसके साथ आपका डेल्टा जुड़ा हुआ है, इसके साथ आपका माहौल जुड़ा हुआ है, कि माहौलियाती है, ये है, क्लाइमेट है, आप सारा जोड़ दें। ये भी अच्छी बात है कि हम उसको ऐड करते जा रहे हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रेंथ इसका हिस्टोरिकली जो ऋग्वेद से लेकर अभी तक इसके साथ एक उसकी कौम की आइडेंटिटी जुड़ी हुई है, वो कौमी शनाख्त का हिस्सा है, पानी नहीं है। ये सिर्फ वो नहीं है, मिसाल के तौर पर इंडस्ट्री लगा दे, हो सकता है कि ये जो कह रहे हैं कि बेरोजगार हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, उसको कोई अल्टरनेट मिल सकता है, लेकिन उसका अल्टरनेट कहाँ से आएगा कि जो आपको तारीख के साथ जोड़े रखे, आपकी जो कौमी शनाख्त का हिस्सा है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये उससे कई मेटाफिजिकल, कई उससे बढ़कर है जैसा बयान किया जाता है। अच्छा, औरत, सिंधु देश, सिंध धरती, रेजिस्टेंस और औरत, इसको कैसे बयान करेंगे आप? देखिए, इसमें भी फिर आपका ये आपको मोहनजोदड़ो आ जाए। शायद हमें ये लगता है कि सिंध की औरत बाकी पाकिस्तान के इलाकों में मुख्तलिफ औरत है, रेजिस्ट करती आई है उस। देखिए, इसको भी थोड़ा सा एक हिस्टोरिकली भी देखा जा सकता है, एक मॉडर्न पर्सपेक्टिव में भी देखा जा सकता है। हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो मिसाल के तौर पर आपके जो अवाइली जो आपका समाज आता है, उसके अंदर जो खातून का क्या रोल रहा है, औरत का क्या रोल रहा है। मिसाल के तौर पर ये सिंधु दरिया की तहजीब है, तो वो औरत जो है वो मछली भी मार रही है। अब उसका कोई वो वाला शिकार वाला तो है नहीं कि उसमें आपको ये मर्दानगी और ये स्ट्रेंथ चाहिए। वो हंटिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है, फिशिंग का कॉन्सेप्ट दूसरा है, और उस फिशिंग के कॉन्सेप्ट में काउंटर पार्ट रही है, वो इक्वल पार्ट रही है, बल्कि डोमिनेट पार्ट रही है कि वो अगर वो मतलब दरियाओं में अगर वो लेके जा रहे हैं तो खातून ने पीछे से घर भी संभाला है, खातून ने वो जो है वो हाउस होल्ड भी संभाला हुआ है कि उसका मछली मारना और ये करना एक नंबर 1। नंबर 2 जो है, जैसे इसकी सिविलाइजेशन हम कहते हैं कि सिंधु माथरी इंडस सिविलाइजेशन, पुरानी सिविलाइजेशन। तो पुरानी सिविलाइजेशन में आपको जो अभी भी मोहनजोदड़ो की मूर्तियां हैं, वो अभी मूर्तियां जो है ये किंग प्रिस्ट तो मिला है, हम तो जो चूँकि फेमिनिस्ट है हम कहते हैं कि किंग प्रिस्ट को भी जो है वो बना देना, उसको थोड़ा सा पेट्रियार्कल बनाने की कोशिश है। अदरवाइज वहाँ पर मदर गॉडेसेस की जो मूर्तियाँ मिली हैं
उन मूर्तियों को पीछे रखकर हमारे जो है मर्दों ने फिर किंग प्रिस्ट को बड़ा हीरो बना दिया है। उस पर मेरा क्रिटिसिज्म फेमिनिस्ट के तौर पे हो सकता है, लेकिन चूंकि सारी जो वो तहजीब है वो मैट्रियार्कल रही है। प्रिस्ट के सर के ऊपर एक चोट का निशान भी तो है। खैर मैं अब उस पर तो हम बहस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दो और चीज़ें हैं जो डांसिंग गर्ल वाली भी है। डांसिंग गर्ल वाली एक तो आर्ट और उसके हवाले से भी है, लेकिन डांसिंग गर्ल वाली एक दासी के हवाले से भी आ सकती है। पुजारी है और वो दासियाँ हैं, और मतलब बहुत सारी इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं, लेकिन ये है कि एक तो हिस्टोरिकल है, दूसरा ये रहा है कि जो कौमी तहरीक चली है, एंटी वन यूनिट जो तहरीक चली है, और ज़बान की, जैसे मैंने कहा कि ज़बान जिस तरह से सिंधु दरिया के हवाले से बहुत इमोशनल मिलेगा। ये सिंध का जो हर आदमी, चाहे उसकी सियासी फिक्री लिहाज से वो कहीं भी, इवन मौलवी, वो आपको जो है अंदर से नेशनलिस्ट मिलेगा, और उसका एक सिंधु दरिया के साथ उसका एक अलग से रिश्ता बनता है। एक इसके साथ, दूसरा ज़बान के साथ उसका रिश्ता इसी तरह से जज्बाती रिश्ता एक बनता है ज़बान के साथ। पहली जो ये वन यूनिट की तहरीक के अंदर जो है पहली तहरीक जो आई थी वो था कि जो लिस्टें जो है, वोटर लिस्टें जो है वो सिंधी में लिखी, वो उर्दू में आ रही थी वन यूनिट के दौर में। अब सिंध में एक तहरीक चली कि वो वन यूनिट की तहरीक, वो ये जो है ये वोटर लिस्ट जो है वो सिंधी में होगी। उस पे एक बड़ी मूवमेंट चली, और उस मूवमेंट में जो है वो ख़वातीन जो आकर पहली दफ़ा ये हुआ कि वो भूख हड़ताल पे बैठ गए। ये जो कैदियानी की डायरे ससी पलीजो की जो माँ की जो है वो उसी तहरीक से निकली थी कि वो औरतें आकर, जो लड़कियां पढ़ी लिखी थी, वो आकर बैठ गई कि भाई हमारी ज़बान का मसला है, हमारी ज़बान जो है हमारी ज़बान में लिखा जाए। तो एक जो पॉलिटिकल तहरीक यहाँ पर, जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल नेशनलिस्ट प्रोग्रेसिव, अभी का मैं नेशनलिज्म का उसका मेरा बड़ा क्रिटिकल व्यू है, उस वक्त जो चली है उसमें जो है ख़वातीन उनकी शरीक रही हैं। उस वक्त तक तहरीक वो ज़ोर भी नहीं पकड़ रही थी जब तक वो ख़वातीन आकर, और उसके साथ फिर मर्दानगी वाला कॉन्सेप्ट भी है। आप उसको वो फेमिनिस्ट लेंस से देखेंगे तो दूसरा भी बनता है, लेकिन वो चूँकि ख़वातीन आकर वो बैठ गई हैं, भूख हड़ताल पे बैठ गई हैं, तो फिर जोक दौर जो लोग आते गए। उसके बाद दूसरा बड़ा हमें मिलता है जो है जो सिंधी आइडेंटिटी के साथ जुड़ा हुआ, वो दूसरा बड़ा जो है मिलता है इसका सिंधियानी तहरीक का कब। और सिंधियानी तहरीक अपने इस सेंस में इट वाज वेरी मच पॉलिटिकल, लेकिन वो एक खातून की उस पर खड़ी, और उसका जो मॉडल था, उसका मॉडल ये मॉडल नहीं था। उसका मॉडल जो है आपके पास जो है वियतनाम की ख़वातीन जो लड़ रही हैं, जो इनकलाबी तहरीकों के अंदर जो औरतें हैं, उनमें उनका किस तरह से लीडिंग रोल होना चाहिए। तो पलीजो साहब का जो है, चूँकि सिंधियानी तहरीक के वो बानी थे, उन्होंने बनाई थी, और उसमें जो है उनका एक होता है कि वो कहते हैं कि ये लंबे बालों वाली फ़ौज, आप उससे कैसे लड़ोगे। तो लंबे बालों वाली यानी ख़वातीन की फ़ौज के साथ आप कैसे लड़ोगे। तो एक तरह से एक उसने बड़ा MRD के, अच्छा MRD की तहरीक में भी ये हुआ कि एक फ्रंट पे आपकी सिंधियानी तहरीक मौजूद है। जब जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि गांव की सतह पर जब फौजी ऑपरेशन चल रहे हैं तो MRD में औरतें निकल रही हैं, यहाँ तक के वडेरों की, जिसको आप कह रहे हैं कि उस वक्त का वडेरा जो इन्वॉल्व था इसमें, उनकी ख़वातीन, मतलब ये है कि वो भी निकली हैं। मोरों से जतोई फैमिली की औरतें निकलना, जुलूस की शक्ल में निकलना, ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी जो है चीज़, ये ऐसा प्रोसेस तो अभी बलूचिस्तान में भी हो रहा है। ख़वातीन निकल रही हैं, जोक दर जोक निकल रही हैं, महारंग बलोच के पीछे। बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ कि अब सिंध थोड़ा सा एक जो है वो स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, क्योंकि उस वक्त सिंध के पास सवाल था, कौमी तशख़्ख़ुस का सवाल था, ख़वातीन ने रोल प्ले किया, फोर फ्रंट पे थी। और अब जो मतलब उसमें आ रहा है, मतलब अब का अगर सिंधी जो लीडिंग ख़वातीन है, अब वो सिर्फ स्टेट को सवाल नहीं कर रही, अब वो अपनी सोशल लाइफ को सवाल नहीं कर रही, वो अपनी प्राइवेट को, पब्लिक को, प्राइवेट को भी कर रही हैं, वो फैमिली को भी कर रही हैं। फैमिली के अंदर जो ये औरतें मर रही हैं कारोकारी में, ऑनर किलिंग के, वो इसीलिए कर रही है कि अब वो अपनी एजेंसी को यूज़ कर रही हैं।
ये हम तारीख़ के जो है वो शागिर्द हैं। ये बलूचिस्तान के अंदर भी आएगा, लेकिन बलूचिस्तान का अभी का जो फेज़ है वो फेज़ है स्टेट के साथ कौमी तशख़्ख़ुस वाला। ये अभी मैं उसको इनिशियल स्टेजेस में जो सिंध जिससे गुजर चुका है पहले, सिंध मेरा ख्याल है कि गुजर चुका है। सिंध अब बिल्कुल ख़ास तौर पर मैं सिंध के औरत मार्च की जिक्र करूँ, और इवन शहरों का जो औरत मार्च होता है वो कुछ अलग से है। जो हैदराबाद का औरत मार्च है वो कुछ बिल्कुल इंतहाई उससे ये है। हम हर साल एक वुमेन सेक्शन फोरम की तरफ से एक हमारी रिपोर्ट होती है जो हम खुद कंपाइल करते हैं, और वो करते हैं कि कितनी औरतें जो है वायलेंस का शिकार होती हैं। हर साल हमारा जो है उसमें इजाफा नज़र आता है। अच्छा, इजाफा है तो हमें और मायूस होना चाहिए, लेकिन हम उसके साथ ये हम कहते हैं कि ये इंडिकेट करता है कि औरत रेजिस्ट कर रही है, घर की सतह पे कर रही है, एजेंसी यूज़ कर रही है। ऑनर किलिंग में मारी जा रही है लेकिन एजेंसी यूज़ कर रही है, और ये ऐसे वाक़यात बढ़ रहे हैं। ये एक खुद जाहिर कर रहा है कि वो जो उसकी जो पोजीशन उसको जिसमें रखा गया है, अब औरत के अंदर बिल्कुल अब हमारा माशरा सिंधी समाज में, अभी उसकी बलोच की नहीं, सिंधी में बहुत डरा हुआ है ख़वातीन से। पॉलिटिकल लीडरशिप डरी हुई है, ख़वातीन अगर एक्टिविस्ट आ जाएं तो वो डरी हुई हैं। मतलब जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसमें नेशनलिस्ट आ जाते हैं, उसमें ये बड़ी पार्टी आ जाती है, 4, 5, 8 ख़वातीन होंगी जो उनके लिए सरदर्द बने हुए हैं। इसलिए सरदर्द बनी हुई है क्योंकि रियल सेंस में जो रेजिस्टेंस औरतों की तरफ से आ रही है उसको आर्टिकुलेट करके, उसको नैरेटिव देकर, उसको पेश करिए कि ये जो मारी जा रही है, जो ऑनर किलिंग में जिसमें आप कारोकारी कह रहे हो कि ये जो है फ्री विल मैरिज का कत्ल है, ये कारोकारी ना कहें, फ्री विल मैरिज का कत्ल है। और फ्री विल मैरिज का कत्ल किस तरह से हो रहा है? वायलेंस है तो वायलेंस किस तरह से हो रहा है कि पहले वो कहती थी कि ठीक है मेरा जो भी है, अब उसके साथ जो है ये नेशनल आइडेंटिटी का क्वेश्चन तो है, अब भी मतलब बड़े पैमाने में तो है, लेकिन अब भी जो आपको नज़र आएगा उसमें ये सवाल ज़रूर है मैं कि उसकी खुद का अपना सेल्फ का क्वेश्चन है, उसको वो फैमिली को भी क्वेश्चन कर रही है। देखिए आप पहले बात हुई ना, आपने जो बात सुनी तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि फैमिली को चैलेंज कर रही है, अपनी एजेंसी, अपनी आइडेंटिटी उसको रिक्लेम कर रही है, उस स्पेस को। अब वो सिंधियानी तहरीक की जगह तक बैठने के लिए तैयार नहीं है कि जो हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप कहेगी, जिसमें सारे मर्द बैठे होंगे, वो जो फैसला करेगी और हम उसको करेंगे। बहुत सारी हमारी मतलब ये कि और औरतों की जो है पॉलिटिकल वो बनी भी है, लेकिन क्यों ये ऑटोनॉमस औरत मार्च कामयाब हो रहा है? बिकॉज औरत मार्च उसकी अपनी पर्सनल शनाख्त को लेकर आ रहा है। तो इसको सिर्फ आप उसका वो फनामिना नहीं कह सकते कि ये सिर्फ ये मॉडर्न फनामिना ये है। घर की सतह तक जब वो कहता है कि अपना खाना खुद गर्म कर लो, ये कोई तस्वर भी नहीं कर सकता कि ये कितना रेवोल्यूशनरी है। मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, उस वक्त ये जो पहला औरत मार्च हुआ था, मेरा गवादर जाना हुआ, और गवादर में मेरा ऐसी पॉलिटिकल किसी उसमें जो है जाना हुआ, वो लड़कियां बैठी हुई थी, उनसे बातचीत हो रही थी, स्पेशली गौस बख्श जिंजो की जो पॉलिटिक्स थी और ये थी। चूँकि हम नॉन वायलेंस और इस किस्म के लोग हैं तो मेरा तो ज़ाहिर यही था कि ये जो मूवमेंट चल रही है उसमें जो लड़कियां आ रही हैं या किस तरह से होना चाहिए, तो बातचीत हो रही थी। मैं हैरान रह गई कि वहाँ पर जो छोटी बच्चियाँ और लड़कियाँ थी वो कह रहे, वो ये इस नारे को लेकर बैठी हुई थी कि इनको गुस्सा क्यों आता है कि अपना खाना खुद गर्म करो। अच्छा। तो ये बात नहीं है कि ये जो औरत मार्च का ये नारा उठ रहा है तो ये कोई कराची का नारा है, कोई हैदराबाद का नारा है। औरत अपने आप को इसके साथ जोड़ के देख रही है। अब ये थोड़ा सा मतलब मेरे अपनी पर्सनल राय है कि हमारी जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स होती है वो कोशिश बहुत करती है कि इनको इससे जुदा करें। मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ जो औरत मार्च की जो ख़वातीन है उसकी जब कैरेक्टर एसिसिनेशन होती है, जब इस तरह के चीज़ें होती है, उसमें सिर्फ ये राइट विंग शामिल नहीं होती, उसमें आपका बड़ा ये नेशनलिस्ट वाला फैक्टर बड़ा शामिल होता है। वो उसका पार्ट और पार्सल बनता है। वो क्यों बनता है? उनको भी ये लगता है कि ये हमारा कौमी तशख़्ख़ुस से लेकर ये अपने जो है पर्सनल तशख़्ख़ुस तक ना पहुँच जाए। अब मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन यह है कि जब हमारी कुछ एक्टिविस्ट जो ट्रेनिंग्स वगैरह होती है
तो उन ट्रेनिंग्स में बहुत सारी बलोच ख़वातीन ने ज़रूर ये कहा है, यंग जो लड़कियाँ आती हैं तो उन्होंने कहा कि हमें कहते हैं कि आप ये औरत मार्च में क्यों जाते हो। तो होना तो ये नहीं चाहिए कि आप अगर उसकी अगर आइडेंटिटी, अगर वो सेल्फ आइडेंटिटी अगर रिक्लेम कर रही है, तो मुझे लगता है मैं मतलब मैं ये नहीं कह सकती, लेकिन मुझे लगता है कि अभी वहाँ पर ये सवाल नहीं आया है, क्योंकि एक वो फेज़ है और उस पर आप क्रिटिकल नहीं हो सकते, क्योंकि एक फेज़ में आप वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अभी आप वो नेशनलिस्ट वो नैरेटिव पे खड़े हुए हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि नेशनल नैरेटिव के साथ ये पर्सनल आइडेंटिटी का नैरेटिव ज़रूर आएगा, और उससे फिर सबको इशू बनता है। मार्क्सिस्ट हो तो उनको भी इशू बनता है, राइटिस्ट हो तो उनको भी इशू बनता है, नेशनलिस्ट हो तो उनको भी इशू बनता है, तो फेमिनिस्ट के साथ इशू सबका बनता है। लेकिन ये जो सिंध में ट्रांसफॉर्मेशन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, आखिरी सवाल ये है, ये समाज को कैसे बदल रहा है? मेरा ख्याल है एक तो समाज जो है वो अपने तौर पर भी ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ज़ाहिर है इतना आपका मीडिया का दौर है, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन, एक तो ये है कोशिश ये हम कर रहे हैं, मतलब हम का मतलब है कि ये जो इंटेलेक्चुअल्स है ये है वो कोशिश करते हैं कि इसको कोई नैरेटिव दिया जाए। देखिए पॉपुलिज्म ने हमारा बहुत बड़ा गर्क किया है, हम समझते हैं पॉपुलिज्म किसी भी सतह पे आए, नेशनलिज्म की सतह पे आए, लेकिन पॉपुलिज्म के अंदर एक इंग्रेडिएंट होता है जिसकी तरफ आपने इशारा किया, पॉपुलिज्म जो बेस करता है आइडेंटिटी के ऊपर, हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। मैं वही बात कर रही हूँ ना कि एक ये इसमें बड़ा खतरा है। और सिर्फ पॉपुलिज्म ये नहीं होता, पॉपुलिज्म की जो एक्सट्रीम जो लेवल है वो फाशिज्म तक बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि आप अधर जब बना लेते हैं तो अधर तो फिर आपका हेड पॉलिटिक्स के अलावा वो सर्वाइव ही नहीं करता। इसमें फिर आपको हेल्प आउट करता है कि आपका जो कल्चरल जो आपका हेरिटेज है वो आपको हेल्प आउट कर रहा है या नहीं कर रहा। इसमें ख़ास तौर पर मैं सिंध के हवाले से बात करूँगी कि ये जो फिर उस पर जो है हमारा ख़ास तौर पर जो हमारे प्रोग्रेसिव सोकाल प्रोग्रेसिव कह दूँ या कुछ और कह दूँ, उनको बड़ी चिढ़ लगती है जब आप कहते हैं कि आप मिस्टिसिज्म के साथ, सूफीज़म के साथ, सिंध के सूफीज़म के साथ, इस आइडेंटिटी के साथ, इसके साथ जुड़े, क्योंकि वो प्लूरल कल्चर है, उसमें कोई अदर नहीं है, उसमें आप अकेले हैं, उसमें सारी जो ह्यूमैनिटी है वो एक ही है। तो इसमें मैं ये समझती हूँ ख़ास पर सिंध ने अभी ये जो है कल्चर, जो सूफीज़म वाला कल्चर है, जो आपका कल्चरल हेरिटेज है, वो लिटरेचर के अंदर, कल्चर के अंदर एग्जिस्ट करता है। वो एक सोर्स, अब कोशिश ये है कि उसको कनेक्ट किया जाए, उसको जोड़ा जाए। इसीलिए हमारी तमाम तहरीकें जो है वो जुड़ी हुई होती है कल्चरल रंग में। अगर उससे जिस दिन ये कल्चरल जो है वो कलर निकल गया और ये बिल्कुल वो बन जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि फिर ये फाशिज्म की तरफ जाए। अभी तक नहीं गया। सिंध में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इसका आखिरी मिसाल देकर अपनी बात ख़त्म करती हूँ कि बहुत सारी इल्ज़ाम लगाए गए, इवन हम पे भी आया ये जो अफ़गान और इसका जो चला कि हम फेमिनिस्ट थे तो हमारे फेलो फेमिनिस्ट ने कहा कि आप रेसिस्ट हैं, आप नस्ल परस्त हैं, क्योंकि आपने ये हुकूमत की जो है वो हिमायत कर दी है कि इनको बाहर निकाले या ना निकाले। अब ये पॉलिटिकली इस पे बहुत बड़ी बहस हो सकती है, नहीं सकती है। हमने बहुत उनको समझाने की कोशिश की कि हम लोगों की ज़रूरत है। हम कहते हैं कि स्टेट इसको रिजॉल्व करे, बजाय इसके कि कम्युनिटीज़ एक दूसरे से, जिस तरह से ये सिंधी मुहाजिर था, ये स्टेट का काम है, वो इसको रिजॉल्व करे। हम आपस में ना लड़े। तो आप स्टेट पे मतलब ये है कि आप स्टेट को फोर्स करें, आप ये ना कहें कि लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, स्टेट को फोर्स करें कि जो भी मतलब सोल्यूशन निकालती है उसको रिजॉल्व करें। क्योंकि रिजेंटमेंट है, मैं फिर उसका मिकावली का वो दोहरा दूं कि वो कहता है कि आपने आधी जंग जीत ली, अगर आपको पता चल गया, हुक्मरान को पता चल गया कि रिजेंटमेंट किस वजह से है। तो रिजेंटमेंट है लोगों को। हमारा सिर्फ ये है कि कम्युनिटीज़ आपस में ना लड़ें और वो करें। ये धरना हुआ है, धरने में 50,000 जो ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, 50,000, मैं कम से कम तादाद कह रही हूँ, 50,000। ट्रांसपोर्टर आपको पता है कि वो पश्तून स्पीकिंग है। कोई एक बंदा बता जाए कि उसको किसी ने हाथ भी लगाया,
ये जो कहते हैं ना कि ये जो है नफ़रत की है, वो किस तरह से की जाती है, मैनेज की जाती है, किस तरह से। ये सिंध से अनफॉर्चुनेटली जो बाहर बैठा हुआ बंदा है वो समझ नहीं सकता इसकी डायनामिक्स को। एक नंबर 1 ये बात किसी को भी, ना सिर्फ ये कि उनको खाना पहुंचाना, ये मैंने आंखों से देखा कि मतलब ये इतने दिन तक बैठे हुए हैं, 9 दिन तक उनका खाना, उनका पीना, उनको पानी देना, उनका ख्याल करना, उनकी गाड़ियों को हाथ ना लगाना। हम कराची के जो है वो सिग्नल पे खड़े हो जाएं तो पता नहीं चलता कि मोबाइल निकल जाता है, ये निकल जाता है। इतनी गाड़ियाँ, इतना सामान, इतनी चीज़ें पड़ी हुई, किसी ने हाथ नहीं लगाया। नंबर 1। नंबर 2, ये पठान, ये अपने पठान तो मुझे नहीं कहना चाहिए कि अब हमारे लोग कहते हैं कि आप इनको पश्तून कहें, हम खैर इस पर बड़ी बहस हो सकती है, लेकिन ये कि वो हमारे पश्तून सराइकी स्पीकर, पंजाबी स्पीकर धरने में शामिल होते रहे, गाने गाते रहे। अभी भी जो ये जा रहा था तो वो ढोल बजाते, उन्होंने कभी उनके अंदर भी कभी ये नहीं आया कि ये हमारा रास्ता रोक के बैठे हुए हैं। ये अगर हम ये अपने इस कल्चरल उससे नहीं लेंगे, जिसको आप सूफ़ी कल्चर कहते हैं, जिसको आप ये आउटडेटेड कह कर कहें कि फेंक दें, मेरा ये ख्याल है कि हमारे समाज के अंदर जो मिलजुल कर, जो प्लूरल उसका जो इसेंस था, उसको रिकन्स्ट्रक्ट करके उसको जोड़ने की ज़रूरत है, और वो जोड़ रहे हैं। हाँ, सिंध में तो जाहिर है कि पानी में इतनी कुव्वत है, जो भी आए उसको अपना बना लेता है। पहले कहते थे 100 साल देखिए, ये पानी में नहीं, पानी में तो है, उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है बार बार, और उसको कंस्ट्रक्ट हमारे जो है सूफी शायरा ने किया। उसके बाद हमारे जो लिटरेचर, जो मैं जिसको कह रही हूँ कि वो बार बार उसको कंस्ट्रक्ट करता रहता है। ये अब भी उसको हम इस तरह से कंस्ट्रक्ट करते रहते हैं कि हम भी ये कहते हैं कि ये ना कहें कि जो ये आया और हो गया। उस वक्त भी रेजिस्टेंस थी, शाह लतीफ़ के दौर में भी ये फोर्स कन्वर्जन, उस दौर में भी फोर्स कन्वर्जन था, अब भी है। उस वक्त ये खड़े हो जाते थे, अब भी हम लोगों ने खड़े होना है। तो इस रिवायत को लेकर इसी आखिरी नोट के ऊपर आपसे इजाज़त चाहेंगे कि रेजिस्टेंस है, सदियों से चली आ रही है, और ये रवायत मजबूत हो रही है और ट्रांसफॉर्मेशन के अगले मरहलों के ऊपर सोसाइटी को लेके जा रही है। अमर सिंध साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जब भी सिंध आएंगे आपसे मिले बगैर नहीं जाएंगे। ज़रूर, आप तो बिल्कुल ये कहेंगे कि आपको ज़रूर जो है